चीज़ें बदलती रहती हैं और चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, पर हाँ, जो क्रिया कंट्री के लिए जो 2007 वर्ल्ड कप की जो चर्चा में हम लोग शुरू किए, वो हमेशा दिमाग में रहता है कि यार वो एक एरा था, कि गोल्डन पीरियड था, कि शायद जो जो आज आरपी सिंह है उस आरपी सिंह की वजह से है। अच्छा आरपी, एक बात बताओ, अब कई कप्तानों के अंडर आप खेले और सारे कप्तान कैसे कैसे अलग थे। अब धोनी द कैप्टन, धोनी दोस्त को छोड़ देते हैं, धोनी दोस्त है वो अलग बात है, लेकिन धोनी द कैप्टन वर्ल्ड कप आप उसके साथ जीते। आप 2007 का वो इंग्लैंड का दौरा, दैट वाज राहुल द्रविड़ द कैप्टन, और क्या क्या मतलब वो दौरा रहा, वो यादगार दौरा है क्योंकि उसमें इंडिया वहां जाके जीता। अनिल कुंबले के अंडर भी आप खेले, तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी आप खेले, तो कई कप्तानों के अंडर आप खेले, और सारे कप्तानों को कैसे आप समझते हो, कहाँ कहाँ आंकते हो, किसकी क्या ताकत है, ऐसे धोनी की क्या ताकत है। धोनी से शुरू करते हैं। अरे बड़ा अच्छा मेरा जर्नी रहा कप्तान में। सौरव गांगुली ने मुझे सेलेक्ट किया, वो कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद वो कभी कैप्टन बने नहीं। फिर मैंने सबसे लंबा टाइम गुजारा राहुल द्रविड़ के अंदर, वो अच्छा भी किया। जब मैं पहला मैन ऑफ द मैच मिला, वीरेंद्र सहवाग हमारे कप्तान थे। उसका जो ऑस्ट्रेलिया अच्छा किया हमने, तो अनिल कुंबले हमारे कैप्टन थे। और बाद में कुछ मैच में, मैं ज़्यादा मैच तो नहीं जाने, MS धोनी कैप्टन थे। सबके अपने अपने रोल थे। तो सौरव गांगुली की यार, जब मैं पहली बार मैं खेला मैच, तो था कि यार पहला बच्चा खेला है, तो कप्तान का अपना एक आई थिंक करेक्टर होता है कि आप माइंडसेट क्या है। सर दादी मेरे पास आया और पहला ओवर येलो बॉल, चलो बढ़ जाओ, पहला वाइट, दूसरा वाइट, तीसरा वाइट, कर कोई नहीं यार सब फेंकते चलो। तो एक वो कैप्टन थे यार कि खूब पीछे से कि यार कोई नहीं यार हम हाँ जिता देंगे। दूसरे कैप्टन के अंदर खेला राहुल द्रविड़, जो टेक्निकली बहुत स्मार्ट प्लेयर थे, गेम को रीड करते थे कि क्या करना है। अब जब हमने इंग्लैंड सीरीज़ में राउंड विकेट स्टार्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि राउंड दी करना है मुझे पहले, सी सेट कि हाँ कर सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा और डाल लो ओवर दिया आप, तो ठीक है एक और दो और हम डाल दिया। फिर हमने मुझसे थोड़ा देखा उनकी तरफ कि यार राहुल भाई क्या ट्राई करें, तो मेरे पास आया कि हाँ स्विंग हो रहा है। हमने कहा हाँ थोड़ा हो रहा है। कीपर से पूछा है मुझसे कि हाँ स्विंग हो रहा है, ठीक है आप राउंड दी कर सकते हैं, बट वो फिर उसका जो अपना टेक्निकल पार्ट रहता है कि कौन सा फील्डर कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इसका लेके तरह के, तो वो एक टेक्निकल मास्टर थे कि आपको कैसे गेम को चलाना है, कैसे करना है, उनका एक अलग थॉट था। फिर हम खेले अनिल कुंबले के अंडर में, क्योंकि खुद बॉलर थे। बेस्ट कप्तान मेरी लाइफ के वही थे, क्योंकि हमेशा मैं बहुत शायद 2-4 मैच ही खेला होगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, पर जो बॉलर का साइकिल होता है समझना कि आप क्या कर सकते हैं। मैं बॉल डाल रहा हूँ, मैंने कहा एक आउट स्विंग डाला, 2 आउट स्विंग डाला, मैं कहा मैं इन स्विंग डालूंगा, नहीं डालना इन स्विंग, अपने थॉट्स को पोस्टपोन करो। ऐसे क्यों मेरा थॉट कह रहा। राहुल भाई हमेशा कहते थे कि एक स्टेंट होता है कि ये दिमाग में आता है कि यार आप ये कर सकते हो तो आप कर लो या करो, एक दो थॉट पोस्टपोन करके। पर अनिल भाई का वेरी डिफरेंट कि नहीं अभी तुम आउट स्विंग ही डालोगे, 1 हो गया 2 हो गया, 2 ओवर आउट स्विंग डला दिया हमने टेस्ट मैच में, डाल तो लिए 2 ओवर 12 ओवर करनी, 1 और डालोगे आउट स्विंग, और थॉट को पोस्टपोन करो, फिर इन स्विंग डालो, उससे विकेट मिला। तो वो उनका अलग करिश्मा था कि शायद वो बॉलर थे इसलिए ज़्यादा बेटर समझते थे कि किसको कितना पका सकते हैं, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि किसके बल्लेबाज को कितना पका सकते हैं, तो पकाने में बिलीव रखते थे। और टेक्निकल उसका MS का तो चलो शायद उससे बेटर गेम रीड करने वाला हमने हिस्ट्री में ही नहीं देखा कि गेम का सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन को कैसे खींच सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, ये कैसे पकड़ सकते हैं, सिचुएशन कैसे चेंज की जा सकती है मैच को आगे ले जाने में। वो शायद उससे बेटर हमने तो नहीं देखा अपने जितना भी मैच मैंने खेला यहाँ पर, क्योंकि बाद में कमेंट्री का पार्ट हुआ तो लगता है कि अगर ये करना चाहिए तो बेटर होगा, पर उसके थॉट्स कई बार मैच खाते हैं कहीं नहीं खाते, पर वो अलग ही सिचुएशन रीड करने वाला प्लेयर था। तो सबकी एक अलग अलग क्वालिटी थी, बस ये था कि अल्टीमेटली कौन कितना बेटर प्लेयर मैनेज कर सकता है अपने 11 को। इनमें सबसे बढ़िया मैनेजर कौन सा था, मैन मैनेजर? प्लेयर मैनेजमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से अनिल भाई थे, कि थोड़ा कि आपको थोड़ा सा पैम्पर भी कर दिया कि हमसे गलतियां भी हो गई वहाँ पर, मतलब जो हॉट टॉक्स हो जाती है मैच में, तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है कि अपने प्लेयर के पीछे पूरी तरीके से खड़े हैं। तो उनका मैनेजमेंट मुझे लगता है द बेस्ट था प्लेयर्स के हिसाब से, कैसे उनको मैनेज करना है। राहुल भाई जो एनालिसिस था गेम का और टेक्निकल पार्ट था कि कैसे करना है वो था, क्योंकि उनके अंदर बहुत खेला मैं, और हमेशा वो बूस्ट भी करते थे, पर वो एक उनका एक थ्योरी था कि आप मैच कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो इंस्टेंट उतना ध्यान नहीं। MS का है कि यार कि शायद 2 ओवर अच्छा डाले, तीसरा मैं 2 ओवर अच्छा डाल रहा हूँ, मैं तीसरा ओवर में चेंज भी हो सकता हूँ, वो MS की थ्योरी की अगर अगेंस्ट है तो। पर अगर राहुल भाई के साथ 2 अच्छा डाल रहे हो तो आपको 1 ओवर मिलेगा, 1 ओवर मिलता रहेगा आपको। सेम अनिल भाई के साथ तभी ईशांत शर्मा का आपने देखा ही होगा कि वो जो इस तरह की पॉइंटिंग आउट करते कि एक और, तो सबके अलग अलग थॉट हैं और इसमें कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, सबके अपने तरीके मैच चलाने के तरीके। अल्टीमेटली क्या कि आपको जो
इस मूवी को एंड करना है, आप कहाँ लेके जाते हो, कैसे मैच जिताना है। तो वो सभी ने अपने अपने टाइम पे अच्छा किया, सभी के साथ सिचुएशनें अलग थी, सभी के साथ प्लेयर्स अलग थे। MS धोनी ने गेंदबाजी भी की और स्टंप के पास आके कीपिंग भी की है, तो उनके पास भी प्लेयर अलग थे। अच्छा, आप भी शुरुआत करते, कहानी शुरू हुई लखनऊ क्रिकेट हॉस्टल से। हाँ, और वहाँ पर आप भी थे, आपके साथ रैना भी थे, और कौन कौन, आप दो तो साथ में ही थे। कैफ भी आपके ग्रुप का था? कैफ आपसे थोड़े सीनियर थे? कैफ थोड़े से बड़े? नहीं, सो अलग अलग फैसिलिटीज़ है, मतलब अच्छा। फैसिलिटी ऐसा कि कैफ कानपुर में था। हाँ, कैफ कानपुर में थे आप, हाँ, और हाँ। रैना इकट्ठे थे। हम रहना इकट्ठे थे, और कैफ काफ़ी सीनियर था हम लोगों से। अब वैसे हॉस्टल कॉलेज का प्रोडक्ट बहुत है कि इसमें जैदी हमारे हॉस्टल ओके। पुराना सीनियर प्लेयर था, आसिफ जी, वो हमारे हॉस्टल के थे। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए, हम रहना आसपास बैच के थे, तो हमारा प्रैक्टिस भी काफ़ी होता था, और शायद इसीलिए हमें ज़्यादा इंप्रूव भी किया था, क्योंकि रैना को हमेशा गेंदबाजी करने का मौका मिलता था, और वो एक अच्छा बल्लेबाज था, तो जिससे हमारा ग्राफ भी ऊपर गया कि आपको अच्छे के खेल के आप अच्छे बनते हैं। तो बहुत बॉलिंग करवाते थे आपसे कि आरपी प्लीज डाल दे यार। मैं तो अपने फास्ट बॉलर को बहुत दोस्त रखता था, क्योंकि अगर मुझे बेटर बैट्समैन बनना है तो मुझे फास्ट बॉलर चाहिए जो मुझे बॉल डाले, और फास्ट बॉलर के हाथ पांव जोड़ने पड़ते, प्लीज डाल दे यार, मुश्किल काम है ना। तो रैना मतलब लस्सी वस्सी पिलाता था बाद में। तो हमारे यहाँ हाथ को नहीं जोड़ता था, ये रही बॉल और चालू पड़ जाओ, हम उस फैसिलिटी के पार्ट थे। वहाँ अगर सीनियर ने बोला है कि आपको रोलिंग करनी है, तो आपको रोलिंग करनी है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप उसको मना कर सको, फिर आप चालू पड़ जाओ, चालू रोलिंग करने के लिए विकेट। कि वहाँ पर ऐसा होता था कि कॉलेज में कि कल एक टीम आ रही, सपोज एक्स टीम आ रही है लखनऊ की, उसके पास स्पिनर बहुत है, तो हम कल सीमिंग ट्रैक बनाएंगे, 4 लड़के पॉइंट हो गए, आप रोलिंग करोगे, पॉइंट होगा, सीमिंग ट्रैक होना चाहिए। तो हम सीमिंग ट्रैक बनाते थे उसको घास वास डाल के, तो वहाँ पे हाथ जोड़ने का काम नहीं था। पर हाँ, रहना हमेशा नई बॉल मैनेज करता था कि आपको नई बॉल मिले और एक अच्छा विकेट बना हुआ मिले, और अगर हमने आउट कर लिया तो फिर चाय वगैरह मिल जाती थी, तो ये हमारा वो इंसेंटिव था, तो अगर हमने आउट कर लिया तो चाय मिलेगी। और कहते हैं फील्डिंग बड़ी करता था और बहुत भागता था, और उसमें आपसे भी बहुत कैचे मरवाता था ये, क्योंकि सुरेश रैना तो फील्डर, ये हमारे तरफ के लोग फील्डर इतने अच्छे होते नहीं है, कि गिरने से हाथ वाथ सब छिल जाता है, इतने अच्छे हमारे यहाँ मैदान ही नहीं होते थे। तो वो कहाँ से इतना बढ़िया फील्डर बना? फील्डर तो बहुत ज़बरदस्त था, और उसके पीछे रीज़न प्रैक्टिस ज़रूर थी। और जब आप किसी ऐसे हॉस्टल कॉलेज फैसिलिटी में शुरू में जाते हो ना, तो पहले 1 साल आपको सिर्फ बॉलिंग बैटिंग थोड़ा कम ही मिलती है, तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है वो फील्डिंग। आपको उसमें ही इम्पैक्ट डालना होता है कोचेस के माइंड्स पे कि आपका कितना एथलीट बॉडी है आपका, कितना आपको गेम को लेके अवेयरनेस है। तो रहना का वो हमेशा पार्ट था कि जो जिस डिपार्टमेंट में भी मौका मिले करने को, प्रैक्टिस में भी उसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज़ करें, इसलिए फील्डिंग काफ़ी करता था। अगर सपोज़ हमारा नेट सेशन चल रहा है और नेट पे कई बार होता है आकाश भाई, क्या इतने प्लेयर होते हैं कि आपको बैटिंग नहीं मिल सकती है। बॉलर तो हम लकी होते थे कि बॉलिंग तो मिलनी ही मिलनी, कोई ना कोई तो कराएगा ही, किसी न किसी को बल्लेबाज करने। पर बैट्समैन के साथ होता है क्योंकि कि आप इतने सारे प्लेयर होते हैं कि आपको बैटिंग नहीं मिल सकती। उस टाइम पे रहना कि थोड़ा फील्डिंग कर लिया, थोड़ा थ्रोज कर लिया, और फील्डिंग को कितना आसान बनाना है ये तो आपका अपना माइंडसेट है कि आप रोलर में भी कि किसी से गेंद मारवा के भी फील्डिंग कर सकते हो, और किसी से हाई कैच भी करा सकते हो, जो जैसा कर सके, जो जैसा उस वक्त उपलब्ध है। तो वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, वो रहना के अंदर थी, इसीलिए वो ज़बरदस्त फील्डर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, और अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश, एक्चुअली टीम बहुत बढ़िया थी आप लोगों की। शिखर आपके साथ था मेरे ख्याल से, वो शिखर, हाँ वो आपकी अच्छी थे, शिखर भी था, बाकी भी अच्छे खिलाड़ी थे आपकी टीम में, वो टीम बहुत बढ़िया थी। वहाँ से एहसास हो गया था कि चलो अब जूनियर इंडिया तो खेल लिया हो, तो इसका मतलब सीनियर इंडिया भी सूनर और लेटर आई जाएगी। नहीं ऐसा लगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि हम लोग का परफॉर्मेंस था वहाँ ज़रूर, पर डोमेस्टिक का क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक हम लोग अब खेले नहीं थे वहाँ पर, और इसलिए उस दिमाग में था नहीं। पर टीम बहुत बढ़िया थी। अंबाती रायडू हमारा कैप्टन था, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, मैं, VRV सिंह, ऐसे काफ़ी अच्छे प्लेयर थे उस टूर्नामेंट में, और लगभग 60-70% लोग बाद में कंट्री के लिए खेले भी, तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है यहाँ पर। पर यह था कि वो टूर्नामेंट ज़रूर हमारे लचा, जडजी ने वहाँ 300 बनाए थे 3 मैचेस में या 5 मैचेस में। पर ये हमारे दिमाग में हमेशा था कि यार डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, और डोमेस्टिक खेलना इतना आसान काम है नहीं। आप जूनियर इंडिया भले खेल के आ जाओ, पर उत्तर प्रदेश में या फिर जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ डोमेस्टिक का एक बहुत सेट टीम होता है, उसमें आपको पहुँचना वो बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे मेरा डोमेस्टिक डेब्यू तो आपके साथ हुआ है, मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू। मैं और आपको ध्यान एक ही मैच में हुआ है? एक ही मैच में हुआ मेरा डेब्यू फर्स्ट क्लास। आपका मैच कौन सा मैच था? आपके साथ, अब गेस करो कि आपके साथ मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू है। कौन सा मैच था, कहाँ पे मैच था? अरे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट राजकोट में। राजकोट में मेरा पहला फर्स्ट क्लास मैच था।
वो रणजी ट्रॉफी खेले बिना, मतलब क्योंकि उसमें मुनाफ पटेल भी था मेरे ख्याल से, हाँ श्रीशांत था, श्रीशांत भी था, आप भी थे, और ग्रीन टॉप पिच थी एकदम, और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग कर ली थी। हाँ बड़ी अच्छी, हाँ हाँ करेक्ट ना? वो मेरा करेक्ट, मुरली कार्तिक भी थे उसमें। हाँ, बढ़िया टीम थी हमारी ऊपर। हाँ। वो न्यूजीलैंड टीम तो अच्छी ज़्यादा थी उस वक्त। तो मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू, पहले रणजी ट्रॉफी मैंने बाद में खेला, वो खेलने के बाद भी मुझे टाइम लगा रणजी ट्रॉफी खेलने में, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि तो यूपी भला में हुआ- कहते हैं यूपी में फास्ट बॉलर का खेलना, आई मीन कई बार इंडिया खेलना आसान होता है, और बॉलर का यूपी की टीम में खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। जगह इतनी आसानी से मिलती नहीं। कुलदीप भी खेलता है, तो खेलता था तो इतने से ओवर मिलते थे, कई बार तो खेलता ही नहीं था। और क्योंकि आप लोगों की बॉलिंग बड़ी अच्छी होती थी हमेशा से। हाँ, बॉलिंग अच्छी होती थी, पर फिर भी मुझे मेरे हिसाब से कि जैसे कुलदीप ने जब उसको खेलने को मौका मिला, कुलदीप जो आज कुलदीप है वो शायद जब स्टार्ट किया था तो वैसा कुलदीप नहीं था। तो वो सीनियर का एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, हम सिलेक्शन कर लो, हमारे यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं हर जगह सिस्टम में, कि आपको धीमे धीमे साथ रख के ग्रूम कराते हैं, कि आप धीमे धीमे रहो, ग्रूम करते हो। कुलदीप उसका पार्ट रहा हमेशा। भुवनेश्वर कुमार उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। कैफ उसको लेके आया, बहुत छोटा सा बच्चा जो बहुत मीठी मीठी सुन कर आके बहुत धीमी सी गेंद है, तो उसको डे बाई डे साथ रख के उसको इम्प्रूव कराया। बट देन तुम्हारा फर्स्ट मैच फर्स्ट क्लास तो हो गया, कोटा में खेल, सॉरी राजकोट में खेल लिया, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच फैजलाबाद एकदम बिल्कुल पाटा पिच, 1700 से ऊपर रन बने, कोई आउट ही नहीं हो रहा। आरपी ने 5 विकेट लिए, आरपी मैन ऑफ द मैच था यार। सो शायद परसेप्शन जो बनता है आपका वो ट्रू सच नहीं होता है, पर सच से थोड़ा बड़ा होता है। तो जो परसेप्शन शायद मेरा बना कि मैं इंडियन विकेट के लिए उतना मतलब बेटर बॉलर नहीं हुआ, जैसे ही बना, जो भी रीज़न, उसमें अपनी गलती तो होगी, मेरी गलती बगैर तो हो नहीं सकता है, मेरी गलती तो उसमें 70-80% होनी चाहिए। तो वो परसेप्शन को तोड़ने बहुत टाइम लगता है। फैसलाबाद का टेस्ट मैच जीते, 5 विकेट आउट किया हमने, और मैन ऑफ द मैच रहे बहुत पाटे विकेट पे। और शायद अगर वो कोई देखे मैच कि फैसलाबाद के विकेट पे कैसे बॉलिंग की मैंने, लगा ही था पूरे टाइम, जैसा कप्तान हमारा कह रहा था। क्योंकि उस टाइम को पार्टी विकेट क्या होता है ना, आपको बहुत लंबे समय तक आपको एक जैसी गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो कैप्टन का रोल भी बड़ा हो जाता है वहाँ पर। तो वैसी से सब लगा, तो उसका रिजल्ट मुझे 5 विकेट मिले यहाँ पर वो लोग नहीं ध्यान देते। वो देखते कि आपने लास्ट मैच में आपने क्या किया, लास्ट मैच ख़राब हुआ या 2 मैच आपसे लगातार ख़राब हो गया, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कुछ लोग शायद मैं कहूँगा लकी होते हैं कि आप बाहर टीम से नहीं जाते हैं, टीम के साथ रह के क्वालिटी प्रैक्टिस आपको मिलती रहती है, तो आप क्वालिटी और बेटर हो जाते हैं। पर कुछ लोग को लगता है कि शायद आपको क्या 1 या 2 मैच से विकेट नहीं मिले, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलो और वहाँ परफॉर्म करके आओ। तो वो डिपेंड करता है कि यार कि आप कैसे, कितने आप अच्छी बुक्स में कह लो आप, या कितना आप के पीछे सपोर्ट भी कर सकते हो आप, या कितना आपको परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ें हैं उसमें, किसी एक चीज़ से आप नाप नहीं सकते हो। मेरे केस में था कि जब भी मेरा ख़राब हुआ तो मुझे डोमेस्टिक का दरवाज़ा खोलना पड़ा कि भाई आप खेल के आना है। मुझे उसको बुराई भी नहीं थी यार कि मैचेस खेलते रहोगे, और राहुल भाई ने अच्छी बात बोली थी मुझसे एक बार कि जितना आप मैच खेलोगे उतना इम्प्रूव करोगे। तो मुझे लगता है कि वो सही थे अपनी जगह पे, कि मैच तो हमें खेलना ही हुआ, तो डोमेस्टिक तो आप खेलते रहोगे तो आपके टच में रहोगे, जब भी आप मौका मिलेगा तो आप अच्छा कर पाओगे। तो वो, लेकिन वो शायद कि हमेशा शायद ये बात सही होती भी नहीं है कि आप अगर इसका सिलेक्शन अगस्त में हो गया तो जून जुलाई डोमेस्टिक तो होती नहीं है, फिर भी लोग अगस्त में सेलेक्ट तो होते ही है ना। एब्सोल्युटली, बात तो बिल्कुल सही है, सही बात है। अगर फर्स्ट क्लास हो ही नहीं रही तो कहाँ जाके खेलोगे। बट देन आईपीएल, अगर क्रिकेट की बात करें, आईपीएल वाज फैंटास्टिक यार। मतलब शुरुआती कुछ साल तो आरपी ने एकदम आग लगाई हुई थी। डेक्कन चार्जर्स जब पहली बार जीता, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट टीम। उसके बाद भी वो जो पर्पल कैप थी वो सर पे कई बार रही। क्या चल रहा था T20, हाउ टफ वाज इट? कि जरूर वर्ल्ड कप अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद इंडिया के लिए नहीं खेलने के ज़्यादा मौके मिले। आईपीएल में लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छा करता जा रहा था। तो वेयर वर यू एट दैट टाइम मेंटली? उस समय कहाँ पर थे? 2009, 2010, 2011 वो वाला जो समय था। क्योंकि मेंटली तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं परेशान जरूर रहता था कि यार कि मैं जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन हो वहाँ पर, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूँ कि मैं उस ग्रुप का पार्ट हो सकता हूँ मैं, जिसमें आईपीएल कह लीजिए या डोमेस्टिक सर्किट कह लीजिए। तो चीज़ें करता रहता था यहाँ पर। वो मौके मिले भी, नहीं भी मिले, कुछ मौके मिले जिसको मैं सही से भुना नहीं पाया। पर वही कि हमेशा थॉट रहता है ना आकाश में कि आप कि किसी एक प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है जो इंजरी से वापस आ रहा है, उसके लिए डोमेस्टिक मैच खेलना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डोमेस्टिक खेलो, फिटनेस प्रूफ करो और ऊपर आ जाओ। पर वही आप दूसरे प्लेयर्स के लिए इंजरी से वापस आ रहे हो, डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्मेंस करो, फिर ऊपर आओ। तो 2 प्लेयर के लिए 2 बातें
मुश्किल होती है। अब सेलेक्टर का सोचने का जरिया होता है कि आप कैसे, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं इंजरी में था, इंजरी से हुआ कि डोमेस्टिक खेलो और वापस आओ। डोमेस्टिक खेला मैं, गॉट 5 विकेट। आप खेले तो मैच बेंगलोर में, पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, अब वैसे भी आउट होने आदमी कहाँ ध्यान रहता है। अच्छा, बैंगलोर में कौन सा मैच था भाई? बैंगलोर में क्या मैं और देवधर ट्रॉफी था शायद, देवधर ट्रॉफी आउट हो गया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू के 5 आउट किए थे मैंने। तो फिर तो पक्का ही हो गया होगा। मैं लेग बिफोर हम हुआ था, बोल रहा था। आई थिंक लेग बिफोर बॉल कहाँ अंदर आने वाली बॉल तो पैड में वैसे ही लग जाती है टाइम पास के लिए। ओके। तो उसमें शायद मैं, शिखर, गौतम, आप, सहवाग बीच नीचे बैटिंग करना था, ही स्कोर्ड अंडर ऑल्सो नीचे है, तो मैच जीत गया। तो क्योंकि मुझे कह के बोला गया था कि आप डोमेस्टिक खेलो परफॉर्म करो, तो डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म हो भी गया, तो सेलेक्ट भी हो गया। वो हुआ, वहाँ विकेट मिला, फिर से ड्रॉप हो गया मैं। अच्छा, एक बात बता आरपी, ये आजकल की अगर हम बात करें, जो इतने सारे बॉलर्स हैं और इंजरीज बहुत ज्यादा हैं, सी यू बिलोंग टू एन एरा जहां पर अब वो तीनों फॉर्मेट खेलने शुरू हो चुके थे। आईपीएल भी होती थी, टेस्ट भी होते थे, वनडे भी होते थे, डोमेस्टिक भी होती थी, और डोमेस्टिक खेलने में ताकत भी बहुत लगती है। तो आजकल जो बॉलर्स हैं, इतनी सारी इंजरीज क्यों हो रही हैं? चाहे भुवी की इंजरी ले लो, दीपक चाहर की ले लो, बुमराह की ले लो, हार्दिक पांड्या की ले लो, इतने सारे हमारे फास्ट बॉलर्स, शमी की भी इंजरी प्रोन बहुत है। तो मतलब अभी नवदीप सैनी पीछे इंजर्ड था। आई मीन, ये सारी इतनी इंजरीज क्यों हो रही है? एक्शन का इशू है, वर्कलोड का इशू है, वो क्या है वैसे? नहीं, एक्शन का तो उतना इशू है नहीं, क्योंकि एक आदमी नेचुरल एक्शन लेके जिस एक्शन के साथ पैदा होता है, आप उसी पे आप कंटिन्यू करते हो कि उसमें आप स्ट्रांग हो, तो एक्शन उतना इशू नहीं, टेक्निकल पार्ट भी उतना नहीं है। लोड मैं कहूँगा कि ज़रूर, क्योंकि आप 3 फॉर्मेट खेल रहे हो, एक फॉर्मेट से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो एक लोड बड़ा रीज़न है कि आप के इंजरी का जो है। पर आपको इतनी सर्टेन, ये तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि आपको कितनी गेंदबाजी करनी है, क्योंकि आप मैचेस खेल रहे हैं, वो तो एक पार्ट है ही है, पर मैचेस के पीछे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। शायद अगर थोड़ा पीछे जाके देखो आप, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट प्लेयर थे, या मैं कहूँगा कि अच्छे गेंदबाज थे, तो शायद उतना जिम नहीं करते थे। उसमें एक बैलेंस बनाते कि आपको जिम उतना नहीं करना, क्योंकि साइड, उनका अपनी थ्योरी थी कि साइड आर्म गेंद डालनी होती है हमें, तो उतनी जिम की जरूरत नहीं, वटेवर। और कुछ ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने जिम पे काफ़ी रिलाई किया, और जिम ने ही उनको बहुत आगे पुश किया, कि उनका मानना था कि आप पहला ओवर जिस स्पीड से डालते, अगर आपने अच्छी स्ट्रेंथ नहीं किया तो आप लास्ट ओवर वैसा नहीं डालेंगे टेस्ट मैच में। तो मेरा मानना है कि लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत हाई टाइम हो सकता है कि आप जो सीनियर कोचेज़ होंगे, जो इंडिया टीम कोचेज़ में कहूँ, या सीनियर सिलेक्शन कोचेज़ हों, वो एक रोड मैप बनाए कि जो लोग हमारे सर्किट का पार्ट हैं, ये 20-25 या 10-15, आई थिंक 10 मीडियम पेसर होंगे, 10 स्पिनर होंगे, तो उनका जो लोड डोमेस्टिक में है कि आप इससे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करा सकते हैं। पर आप खेलना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक आप भूल जाओ, पर डोमेस्टिक खेले आपको प्रैक्टिस रहेगी, पर उसमें आप नंबर ऑफ ओवर्स कर लीजिए, नंबर ऑफ ओवर्स कितना लोड करना है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, और सबको एक सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न मेरा कैरियर छोटा रहा या नहीं खेल पाया, उसका रीज़न ये भी है कि मैं अपनी बॉडी को उतने अच्छे से पहचान भी नहीं पाया कि मुझे कितना पुश करना है, कि कितने, अगर मैं 145 का स्पीड डाल रहा हूँ तो मुझे 150 नहीं डालनी चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो वो भी है कि आप कितना पुश कर सकते हैं। मैच भी हारे, कि चलते मैच में मैं टूट गया या हमारा कोई साथी टूट गया, एक पर लोड पड़ा, मैच हार गए, तो वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है किसी फिजियो ट्रेनर के लिए, कि आप कितना वो प्लेयर के साथ आपका इंटीमेसी बना के ही, कि आपको क्या लगता है, आपकी बॉडी किस फ्रेम में है, इस वक्त आप कितना है। एक तो ये होता है कि आपको लोड कितना है, कि आपको कितनी गेंदबाजी करनी चाहिए, कितना ट्रेनिंग करना चाहिए, और कितना आपको नेट पे गेंदबाजी करनी चाहिए, वो एक तो हो गया दूसरा पार्ट। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इंजरी सबको होनी है, जितने भी, चाहे बैट्समैन चाहे कम होगी, पर होगा उनको भी, और गेंदबाज को थोड़ा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो हमने फील किया, कि हम रिहैब में अगर हमें 2 महीने का टाइम चाहिए, तो हमें 2 महीने 20 दिन लेने चाहिए, बल्कि हम 2 महीने 10 दिन पहले आगे खेलना स्टार्ट करते हैं, और फिर से दोबारा इंजर्ड होते हैं। वो जो इनसिक्योरिटी है वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी प्लेयर की, कि आप इस सिस्टम का पार्ट हैं। क्योंकि आप जब भी प्लेयर प्रॉपर रिहैब नहीं करेगा, उससे पहले आगे खेलना स्टार्ट करेगा, वो दोबारा इंजर्ड होगा, और फ्री इंजरी उसको और लंबे तक आगे रखेगी। बहुत सारे प्लेयर के साथ हुआ, तो दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आरपी, चूंकि यू ऑल्सो मे हैव फेल्ट एट सम स्टेज कि यार मुझे लग रहा है कि अभी मैं इंडिया के लिए वापस तो खेल नहीं सकता हूँ, या खेलने का मेरा चांस नहीं बन रहा है, पर आईपीएल तो अभी भी मैं खेल रहा हूँ। कभी मन में ये आया, या फिर किसी के ये मन में आना चाहिए कि यार हमें बाहर जाके खेलने दो यार, आई मीन बाकी T20 लीग में ही खेलने दो, क्योंकि जैसे सुरेश रैना फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, अगर या अंबती रायडू हो गए, या हरभजन सिंह हो गए,
तो ये कि यार अब इंडिया खेलने का कोई चांस नहीं है, आईपीएल हम खेल रहे हैं, बट देन 2 साल खेलने दो यार, सारी बीबीएल भी खेलने दो, सीपीएल भी, जहाँ जो हमें कोई सेलेक्ट करता है वहाँ जाके खेलने दो। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? रिटायरमेंट ले लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिटायरमेंट ले लो कि हाँ मैं रिटायर होना, बाकी वर्ल्ड की लीग खेलूंगा, पर अगर आपको इंडियन स्ट्रक्चर में पार्ट रहना है या फिर आपको आईपीएल खेलना है तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट आप छोड़ नहीं सकते हो। डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 रीज़न ना छोड़ने, एक तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलती है, और प्लस अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलो तो हम अगला लॉट कैसे इंप्रूव करेंगे। दोनों चीज़ें पूरे दुनिया में खेलना चाहिए, नो डाउट, पर क्या उतना हमारे पास टाइम है कि हम डोमेस्टिक भी खेल सकें, आईपीएल भी खेल सके, उसके बाद टाइम बचे हम बाकी जगह भी खेल सकते हैं, या तो आप एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ रखा है से आरपी, वो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जैसे अब सुरेश रैना है तो फर्स्ट क्लास खेलता ही नहीं, अंबती रायडू ने भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी, हरभजन सिंह भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, युवराज सिंह को भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी वो कनाडा की T20 लीग खेलने के लिए। तो मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई चांस नहीं है खेलने का, तो उन्होंने काम सिर्फ आईपीएल खेलते हैं यार 2 महीने, बाकी हम 10 महीने खाली होते हैं, घर पे बैठते हैं, जैसे आशीष नेहरा था बाद में कि मैं ना इंडिया खेल रहा हूँ, ना मेरा कहीं नाम आना है, मैं सिर्फ आईपीएल खेलता हूँ यार। तो क्या उन लोगों को जाने देना चाहिए कि चलो यार बस करो, इट्स ओके, अब तुम्हारा हो गया, दैट्स इट, फाइन? हाँ, मतलब क्वेश्चन तो आपका वाजिब है, बहुत सारे दिमाग में ऐसे आता होगा कि क्या करना अगर इंडिया खेलने की होप नहीं है, तो आप बाकी जगह खेल के आप थोड़ा पैसे भी कमा सकते हो यहाँ पर उसके लिए सिंपल फॉर्म जो हमारा जो बीसी का शायद गाइडलाइन भी ऐसी कि आप रिटायरमेंट ले लो और खेलना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है इंडिया नहीं खेल सकते हो तो वो स्टेप फॉलो करो, जो सबने भी किया, मैंने भी वही किया, रिटायरमेंट दिया, बाहर खेलने चला गया। चलो बढ़िया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच। आप घर पे रहो, घर पे बीवी बच्चों को प्यार दो और उनके साथ खूब सारा खेलो, और उम्मीद यही है कि ये दाढ़ी काटने का मौका थोड़ा जल्दी मिल जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो फिर दाढ़ी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। यार बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक जरूर आ जाएगी एक जिंदगी, लॉकडाउन चलेगा भी क्योंकि हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। टेक केयर ब्रदर, थैंक यू सो मच आरपी। थैंक यू आकाश भाई, टेक केयर, आप भी ख्याल रखिए अपना।